रेनिगेड इमॉर्टल चैप्टर 616। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल बुक्स विद एआर। इन पिछले 10 सालों में वैंगलिन ने टावर के अंदर याओ शी श्वे से कई बार सवाल किए थे। याओ शी श्वे की वैंगलिन के लिए नफरत पहले ही उसके दिल की गहराइयों में दफन हो चुकी थी। उसी वक्त वो वैंगलिन के तरीकों से मुकम्मल तौर पर खौफजदा थी। वैंगलिन उसके जहन में एक सुराख खोलने में कामयाब हो गया था, और वो सुराख तब खुला था जब उसने वैंगलिन को बताया था कि ब्लड सोल पिल कैसे इस्तेमाल करनी है। एक बार जब ये सुराख नमूदार हुआ तो याओ शीशवे वैंगलिन के तरीकों के तहत तकरीबन टूट गई। अगरचे उसने उसे सब कुछ नहीं बताया था, लेकिन उसने कमोबेश कुछ राज उगल दिए थे। तुमने कहा कि केव एक सेलेस्टियल एम्परर ने छोड़ा था, और ये कि कुल 4 केव्स हैं। तुम्हें इन सब के बारे में कैसे पता चला? याओ शी शुए ने अपना निचला होंठ काटा। वो अभी भी इस सवाल का जवाब देने को तैयार नहीं थी। वैंगलिन की आंखें हल्की सी रोशन हुई और उसने आहिस्ता से कहा, तुम पहले ही 20 साल से ज्यादा अरसे से मेरे हाथों में हो। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हें अपनी आज़ादी नहीं चाहिए? अगर तुम मुझे सब कुछ बता दो तो मैं वादा करता हूँ कि डीमन स्पिरिट लैंड छोड़ने के बाद तुम्हें रिहा कर दूंगा। उसकी आवाज़ में कुछ डेविलिश एनर्जी थी। ये एक छोटा सा स्पेल था जो उसने 10 साल तक उस पर अपना निशान खोदने के बाद स्कैटर्ड डेविल से सीखा था। याओ शी श्वे ने नर आह भरी और सरगोशी की। मैं तुम्हें सब कुछ बता सकती हूँ, लेकिन तुम्हें अपने दाओ हार्ट पर कसम खानी होगी कि जब तुम डीमन स्पिरिट लैंड छोड़ोगे तो मुझे जाने दोगे। तुम्हारे पास मुझसे शर्तें मांगने की अहलियत नहीं है। मैं कुदरती तौर पर वही करूंगा जो मैं वादा करता हूँ। बोलो, तुम्हारे पास सिर्फ एक मौका है। अगर तुम नहीं बोलोगी तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए सील कर दूंगा। वैंगलिन की आवाज पुरसुकून थी, लेकिन इससे सर्द इरादा निकल रहा था। याओ शीशवे ने वैंगलिन को देखते हुए अपने बालों से खेला। काफी देर बाद उसने सरगोशी की, मेरे बाप ने मुझे तुम्हारे खिलाफ लड़ने से मना किया था। मैं बहुत उलझन में थी और नहीं जानती थी कि मेरे बाप तुम्हें क्यों जानते होंगे। उस वक्त तुम महज एक छोटे कल्टीवेटर थे, चाहे तुम ऑलसियर के डिसाइपल ही क्यों न थे। अपने बाप की समझ के साथ तुम्हारा रुतबा, तुम्हारी कल्टीवेशन, तुम्हारे बारे में सब कुछ मेरे बाप की तवज्जो के लायक नहीं था। यही वजह है कि मैंने उनकी बात नहीं सुनी। अब मुझे कुछ हद तक समझ आ गई है कि बाप ने तुम्हारे बारे में क्यों बात की। वैंगलिन का एक्सप्रेशन पुरसुकून था जब उसने सर्द महरी से उसे देखा। याओ शी श्वे ने आह भरी और कहा, ये मेरे बाप थे, जिन्होंने मुझे बताया कि यहाँ कुल 4 केव्स हैं। उस वक्त जब मेरे बाप लिंग तियन हाओ, ऑलसियर और साथ ही डीमन स्पिरिट लैंड आए थे तो उन्हें एक राज मिला था। वैंगलिन की आंखें तंग हुईं और उसने पुरसुकून लहजे में पूछा, क्या राज? ये डीमन स्पिरिट लैंड दर हकीकत एक केव है। मुझे यकीन है कि तुमने भी पहले ही इसका अंदाजा लगा लिया होगा। मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि ये डीमन स्पिरिट लैंड एक केव है, और ये कि ये केव बहुत बड़ा है। ये तसव्वुर से भी बड़ा है। लेकिन वहाँ सिर्फ एक नहीं है, वहाँ कुल 5 केव्स हैं, 4 जाली और एक असली। वैंगलिन का एक्सप्रेशन अभी भी वैसा ही था जब उसने आहिस्ता से कहा, मेरा मानना है कि जिसमें तुम मुझे ले गई थी वो एक जाली केव था। याओ शी श्वे ने कड़वाहट से सर हिलाया और कहा, हाँ, वो वाकई एक जाली केव था। वैंगलिन ने पूछा, वहां जाने का तुम्हारा मकसद क्या था? फादर ने एक बार कहा था कि जाली केव में बहुत से खजाने, स्पिरिट लिक्विड और दूसरी चीजें होती हैं। अगर मैं उन्हें हासिल कर सकती तो वो मेरी कल्टीवेशन में बहुत मदद करती। उसकी आवाज नर्म थी, लेकिन इससे पहले कि वो बोलना खत्म कर सकती, उसने वैंगलिन के चेहरे पर तंज देखा। वैंगलिन ने पुरसुकून लहजे में याओ शीशवे को देखा। वो नहीं बोला, लेकिन उसकी आंखों ने उसके दिल को लर्जा दिया। काफी देर बाद उसने कड़वाहट से कहा, जो कुछ मैंने कहा वो सच है। तुम्हें इसे मुस्तकबिल में मुझे आज़ाद ना करने के बहाने के तौर पर इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। वैंगलिन का लहजा सख्त था जब उसने कहा, सच बताने का अच्छा तरीका है। जो तुमने कहा शायद वही तुम्हारे दिल में मानती हो, लेकिन ये वो नहीं जो मैंने पूछा। 4 जाली केव्स का असली वाले से क्या ताल्लुक है? याओ शी श्वे ने एक बार फिर सोचा, फिर उसने आह भरी और कहा, छोड़ो, दर हकीकत वो 4 जाली केव्स असल में असली केव के दरवाजे हैं। वैंगलिन की आंखें तंग हुईं। तुम्हारे बाप और उन्होंने जो राज ढूंढा वो इतना सादा नहीं हो सकता। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि फादर ने अंदाजा लगाया था कि उस केव के अंदर तीसरे कदम में दाखिल होने में मदद के लिए मौके हैं, क्योंकि वो केव सेलेस्टियल रेल्म के टूटने से पहले नंबर 1 सेलेस्टियल एम्परर किंग लिन का था। सेलेस्टियल एम्परर किंग लिन सेलेस्टियल रेल्म में सबसे ताकतवर शख्स था। अफवाह है कि जब सेलेस्टियल रेल्म टूट गया तो सेलेस्टियल एम्परर किंग लिन नहीं मरा। लड़ने के बाद वो जख्मों के साथ फरार हो गया।
मेरे बाप और उन्होंने जो राज ढूंढा वो ये है कि सेलेस्टियल एम्परर किंग लिन का आउरा आखिरी केव के अंदर बंद दरवाजा कल्टीवेशन में है। मुझे नहीं मालूम कि उन्हें कैसे पता चला, इसलिए मुझसे इस बारे में पूछने की जरूरत नहीं है। बात खत्म करने के बाद उसने वैंगलिन को देखा। जब उसने पहली बार इस बारे में सुना था तो उसका सदमा तकरीबन नाकाबिले तसव्वुर था। यहाँ तक कि इस मामले को याद करने से उसके दिल में लामहदूद कपकपाहट होती है। वैंगलिन की जहनी ताकत के साथ वो देखना चाहती थी कि जब वो इस धमाकेखेज खबर को सुनेगी तो उसके पास किस किस्म का एक्सप्रेशन होगा। बदकिस्मती से उसने सिर्फ वही ना बदलने वाला एक्सप्रेशन देखा। वैंगलिन का एक्सप्रेशन जरा भी नहीं बदला, लेकिन उसकी पुतलियां गैर महसूस मिकदार में सुकड़ी। इन अल्फाज ने वैंगलिन के दिल में तूफान शुरू कर दिया। उसने याओ शी की 70% बातों पर यकीन किया। ये इस बारे में नहीं था कि उसने ये सब कितनी खूबसूरती से कहा, बल्कि इसलिए कि उसने दो अल्फाज किंग लिन कहे। वॉन्ग लिन कभी नहीं भूल सकता था कि उसने क्या देखा था जब वो पहली बार याओ शिशुए के साथ केव में गया था। उसने खला से आने वाली आवाज सुनने के लिए लाइफ सील्स को एक साथ जोड़ा था। मैं किंग लिन हूँ। ये किस किस्म का केव है? इसमें एंशिएंट डीमंस और एक स्कैटर्ड डेविल है। एंशिएंट डीमन को किसी ने 9 हिस्सों में तकसीम कर दिया था और इस तरह वापस आपस में नहीं मिल सकता। मैं स्कैटर्ड डेविल्स के बारे में ज्यादा नहीं जानता, लेकिन जो उसने कहा उससे वो एक एंशिएंट डेविल के नीचे एक डेविल था। क्या इस डीमन स्पिरिट लैंड में कोई एंशिएंट डेविल भी हो सकता है? वॉन्ग लिन को जितनी ज्यादा मालूमात मिलती उतना ही उसे लगता कि उसके सामने धुंध की एक तय है जिसे वो फाड़ नहीं सकता। उसने खामोशी से याओ शिशुए को देखा और कहा, उस वक्त उनके दरमियान 4 जाली केव्स कैसे तकसीम किए गए थे? ऑल सियर और लिंग तियानहो ने एक एक केव लिया। दूसरा केव क्लाउड सेलेस्टियल कपल ने लिया। उस वक्त मेरे बाप की कल्टीवेशन लेवल इतनी ऊंची नहीं थी कि वो उन चारों के साथ जाली केव्स के लिए लड़ सकते। ताहम उनकी किस्मत अच्छी थी, इसलिए वो इस केव की मौजूदगी ढूंढने में कामयाब रहे। दरहकीकत मेरे बाप के अलावा बाकी सब अभी भी सोचते हैं कि इस जगह 3 जाली और एक असली केव है। क्लाउड सेलेस्टियल कपल, ये पहली बार था कि वॉन्ग लिन ने ये नाम सुना था। क्लाउड सेलेस्टियल कपल हजारों साल पहले मशहूर थे। वो बाकी सब की तरह इस जगह से नहीं गए, बल्कि उन्होंने अपने जाली केव के अंदर कल्टीवेशन करने का फैसला किया। यही वजह है कि बहुत कम लोगों के अलावा बहुत से लोग उन्हें नहीं जानते। मैंने इस कल्टीवेशन कपल के बारे में सिर्फ अपने बाप से सुना है। जब याओ शिशुए ने ये कहा तो उसने हसद और उदासी का इजहार किया। जब वो इस जोड़े के बारे में सुन रही थी तो वो अपनी बहार से गुजर रही थी। अब भी उसके दिल की गहराइयों में वो ख्वाब का टुकड़ा मौजूद था। अब इस बारे में सोचते हुए वो उदासी महसूस किए बिना न रह सकी। वॉन्ग लिन ने कुछ देर सोचा, फिर उसकी आंखें अचानक रोशन हो गईं जब उसने याओ शिशुए को घूरा और कहा, तुम्हारे बाप ब्लड एंसेस्टर जल्द ही आने वाले होंगे। उसके ये कहने के बाद याओ शिशुए का दिल शिद्दत से लर्जा। ताहम उसके चेहरे पर हैरत का एक्सप्रेशन नमूदार हुआ और उसने कहा, मुझे नहीं मालूम तुम्हारा क्या मतलब है। उसका एक्सप्रेशन इंतहाई फितरती था और कोई इशारा नहीं दिया। इन हजारों सालों के दौरान डीमन स्पिरिट लैंड लातादाद बार खुला है। मुझे नहीं मालूम कि तुम कितनी बार यहाँ आ चुकी हो, लेकिन ब्लड एंसेस्टर की काबिलियत के साथ तुम्हारी जिंदगी को बढ़ाना मुश्किल नहीं होना चाहिए। इस बात को जहन में रखते हुए ये वही वक्त है जब तुम्हें केव में दाखिल होना चाहिए, किसी बैरूनी शख्स के पता लगाने के खतरे के बावजूद। अगर इसके पीछे कोई राज न होता तो मुझे डर है कि तुम इतनी परेशान न होती। वॉन्ग लिन की आवाज बहुत पुरसकून और गहरी थी जब उसने आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ कहा। याओ शिशुए ने काफी देर तक वॉन्ग लिन को देखा, फिर वो मुस्कुराई और सर हिलाया। तुम बहुत होशियार हो, ये सही है। मेरे बाप बहुत जल्द यहाँ आने वाले हैं। दरहकीकत न सिर्फ मेरे बाप, मुझे डर है कि तुम्हारे उस्ताद ऑल सियर, दा लाओ स्वॉर्ड सेक्ट के लिंग तियान हो और प्लैनेट तियान युन के मुख्तलिफ ओल्ड मॉन्स्टर्स सब जल्द ही यहाँ आ रहे होंगे। वॉन्ग लिन की आंखें बंद हो गईं, सिर्फ थोड़ी सी जगह खुली छोड़ी जब उसने आहिस्ता से कहा, क्या ये उस सुनहरे टोकन की वजह से है जो टाइड के दौरान नमूदार हुआ था? वॉन्ग लिन की तरफ याओ शिशुए की नज़र ने शौक की झलक दिखाई। अब तक वो वाकई नहीं समझी थी कि वॉन्ग लिन कितना खौफनाक है। ये शख्स बस बहुत मक्कार है। अगरचे उसके सवाल सादा लगते हैं, लेकिन जैसे ही मैं जवाब देती हूँ मैं पहले ही उसके हिसाबात में गिर चुकी होती हूँ। कदम ब कदम मैंने अनजाने में इस शख्स को बहुत सी मालूमात पर कब्जा करने की इजाज़त दे दी। नतीजतन अगर मैं झूठ बोलती तो वो फौरन इस तमाम मालूमात की वजह से इसका पता लगा लेता जो उसके पास है। ये शख्स बहुत खौफनाक है।
याओ शिशुए नहीं जानती कि वोंग लिन की रिस्ट्रिक्शंस की कल्टीवेशन की बदौलत उसके जहन के अंदर होने वाली डिडक्शन 10 गुना 100 गुना ज्यादा पेचीदा थी। याओ शिशुए के साथ उसकी गुफ्तगू को वाकई ज्यादा नहीं समझा जा सकता था। वोंग लिन याओ शिशुए के बोलने से नहीं डरता था। जब तक वो बोलती उसके पास उससे मालूमात निकालने के तरीके थे। वो जिस चीज से डरता था वो याओ शिशुए का न बोलना जैसे पहले था। याओ शिशुए ने अपना सर झुका लिया। उसने लाशऊरी तौर पर वोंग लिन की आंखों से बचाव करते हुए कहा, वो टोकन किंग लिंस के सेलेस्टियल टोकन के नाम से जाना जाता है। ये वो चाबी है जो जाली केव में दरवाजा खोलती है, असली केव की तरफ। कोई भी सिर्फ तभी दाखिल हो सकता है जब उनके पास चाबी हो। ताहम असली केव का दरवाजा खोलने के लिए चारों टोकन्स की जरूरत होती है, ताकि चारों जाली केव्स एक ही वक्त में खुल सके। एक भी गायब नहीं हो सकता। वोंग लिन ने पूछा, तुम्हारे मुताबिक ऑल सीयर और वो लोग अभी भी मानते हैं कि उन्हें सिर्फ 3 टोकन्स की जरूरत है। सिर्फ तुम्हारे बाप ब्लड एंसेस्टर जानते हैं कि 3 टोकन्स असली केव का दरवाजा खोलने के लिए काफी नहीं है। क्या यही बात है? याओ शिशुए ने कुछ देर सोचा और सर हिलाया। ब्लड एंसेस्टर वाकई मक्कार है। जब तक वो जाली केव को पकड़े हुए हैं, अगरचे उनके पास टोकन नहीं है, फिर भी वो पहल रखते हैं। जब तक वो इसे सही तरीके से संभालते हैं, एक बार जब वो चौथा टोकन नमूदार होता है, तो वो कुदरती तौर पर असली केव के अंदर जाने की अहलियत रखा होगा। वोंग लिन ने कुछ देर सोचा, फिर उसकी आंखें रोशन हो गईं जब उसने पूछा, इस जगह में खिंचे जाने के बाद वो टोकन कहाँ नमूदार होगा? याओ शिशुए थोड़ा हिचकिचाई और कहा, टाइडल अबिस। इसका दाखिली रास्ता फायर डीमन कंट्री के अंदर है। वोंग लिन ने मजीद सवाल नहीं पूछे। उसका दाया हाथ आगे बढ़ा और याओ शिशुए को एक बार फिर सील कर दिया गया। उसे वापस बैग ऑफ होल्डिंग के अंदर रखने के बाद वो टावर के अंदर अकेला रह गया। उसकी आंखों ने मौनिक ग्लो छोड़ा जब उसने खुद से बुड़बुड़ाया, पता चला कि इस डीमन स्पिरिट लैंड में इस किस्म का राज छुपा था। मेरी कल्टीवेशन लेवल इन पुराने मास्टर्स के मुकाबले में बहुत कम है। ताहम ऑल सीयर मेरे इस डीमन स्पिरिट लैंड में आने पर इतना पुरज़्म क्यों था? रेनेगेड इमोर्टल चैप्टर 617। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल बुक्स विद एआर। वांगलिन ने सोचा, जितना ज्यादा वक्त उसने डीमन स्पिरिट लैंड के अंदर गुजारा, हर चीज उतनी ही अजीब होती गई। पहले वो हुआंगलोंग की तस्वीर थी, फिर वो 2 मोफेई थे जो बिल्कुल एक जैसे दिखते थे। आखिर में वो बड़ा आदमी था जो लिंग तियन हो से बहुत मिलता जुलता था। वांगलिन की आंखें झिलमिलाईं और उसने खुद से बुड़बुड़ाया, ऑल सीयर आसमानों की मर्जी पर चलता है। उसके मेरे यहाँ आने पर इसरार करने की कोई वजह जरूर होगी। इसके अलावा जब मैं प्लैनेट तियानियन पर था तो बाई वे ने एक बार इशारा किया था कि ऑल सीयर के 10,000 साल से पुराने डिसाइपल्स की अक्सरियत गायब हो चुकी है। मुझे नहीं मालूम कि उन सीनियर्स के गायब होने का इस डीमन स्पिरिट लैंड से कोई ताल्लुक है या नहीं। वांगलिन ने अपने बैग ऑफ होल्डिंग को छुआ और उसकी आंखें सर्द हो गईं। उसने सोचा, जब तक मैं काफी ताकतवर हूं, चाहे ये जगह कितनी ही अजीब क्यों ना हो, ये मेरे डाओ हार्ट को मुतासिर नहीं कर सकती। वांगलिन ने अपनी आंखें बंद की और उसकी ओरिजिन सोल ने स्कैटर्ड डेविल पर निशान खोदना जारी रखा। वो इस निशान को डेविल की रूह में गहरा खोदता रहा, अपने कंट्रोल को मजबूत बनाते हुए। इसके अलावा जैसे जैसे सोल रिफाइनिंग ट्राइब बढ़ता गया, ज्यादा से ज्यादा लोगों ने सोल रिफाइनिंग स्पेल की कल्टीवेशन शुरू कर दी। साथ ही ये एक एंशिएंट बैटल ग्राउंड था, इसलिए इसमें बहुत से सोल फ्रैगमेंट्स थे। अगरचे इनमें से ज्यादातर जमीन में गहरे दफन थे, लेकिन जैसे जैसे ज्यादा लोग सोल रिफाइनिंग ट्राइब में शामिल हुए, लोगों ने बड़े गड्ढे खोदना शुरू कर दिए। इन गड्ढों में कल्टीवेशन सोल रिफाइनिंग स्पेल की कल्टीवेशन का एक मुनफरिद तरीका बन गया। ये सोल रिफाइनिंग स्पेल की कल्टीवेशन का सिर्फ एक तरीका था। दूसरा तरीका फायर डीमन कंट्री जाना था, ताकि तमाम मुर्दा डीमन सोल्जर्स की रूहों को जज्ब किया जा सके। ताहम सिर्फ वही लोग जाने के अहल थे जिन्होंने अपनी कल्टीवेशन में कुछ कामयाबी हासिल की थी। जो कोई भी अकेले जाना चाहता था, उसे इजाज़त मिलने से पहले ओयंग हुआ से ज़ाती तौर पर जांचा जाना ज़रूरी था। सोल रिफाइनिंग ट्राइब बहुत तेज़ रफ्तार से मजबूत हो रहा था। इस किस्म की तरक्की रोज़ाना देखी नहीं जा सकती थी। ट्राइब एक ककून की तरह था जो ग़िज़ा जज़्ब कर रहा था। एक बार जब नन्हा तितली ककून से आज़ाद हो जाएगी तो वो 9 मुल्कों को हैरान कर सकेगी। ट्राइब मेंबर्स के जहन में मरकज़ में मौजूद टावर उनकी मुक़द्दस जगह थी। ये ऐसी चीज़ थी जिसे बिल्कुल भी गंदा नहीं किया जा सकता था।
जैसे ये वो जगह हो जहां देवता रहते हैं। जहां तक वांगलिन का ताल्लुक है, जो 10 साल से बाहर नहीं आया था, वो उनका एंसेस्टर था, उनका मुहाफिज। हर रोज स्कैटर्ड डेविल पर निशान मजबूत करने के अलावा वो लातादाद रिस्ट्रिक्शंस बनाता, जो वो रिस्ट्रिक्शन फ्लैग पर लगाता। इन पिछले 10 सालों में वांगलिन ने ज्यादा से ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस डिड्यूस करना जारी रखा, और वो आहिस्ता आहिस्ता 9,999 रिस्ट्रिक्शन सेट्स के करीब पहुंच गया था। 1 बिलियन सोल फ्लैग को वांगलिन ने बहुत पहले छोड़ दिया था, और 100 मिलियन सोल फ्रैगमेंट्स ने सोल रिफाइनिंग ट्राइब के ऊपर आसमान को ढक लिया था। सोल फ्रैगमेंट्स के रोने की आवाज़ें सारा दिन सुनी जा सकती थीं, और ये सोल रिफाइनिंग ट्राइब की एक मुनफरिद अलामत बन गई। वांगलिन ने गॉड स्लेइंग वॉर चैरियट पर 5 सील्स का मुताला करने में भी बहुत वक्त गुजारा। जब वांगलिन सिर्फ सोल ट्रांसफॉर्मेशन के मिड स्टेज पर था, तो वो बमुश्किल पहली सील खोल सकता था। अब जबकि वो असेंडेंट स्टेज पर था, वो आराम से पहली सील एक्टिवेट कर सकता था। ताहम ये वांगलिन के लिए काफी नहीं था। वो दूसरी सील खोलने के काबिल होना चाहता था। पहली सील खुलने के बाद ये गॉड स्लेइंग वॉर चैरियट पीक लेट स्टेज सोल ट्रांसफॉर्मेशन कल्टिवेटर्स को धमका सकता था। जहां तक दूसरी सील का ताल्लुक है, वांगलिन ने सिर्फ अपने डिवाइन सेंस से इसे स्कैन किया, और इसने फौरन बिजली की लकीरें नमूदार कर दी। उन्होंने उसके डिवाइन सेंस का पीछा किया और दर हकीकत सील के बाहर उसका पीछा किया। वांगलिन पहले से तैयार था। उसने अपने जिस्म के अंदर सिलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी एक्टिवेट की और बिजली को मुकम्मल तौर पर मिटाने के लिए कई सांसों का वक्त लिया। बिजली के जरिए वांगलिन अंदाजा लगा सकता था कि एक बार जब दूसरी सील हट जाएगी, तो दरिंदा इंतहाई ताकतवर हो जाएगा। इसके अलावा इम्कान ये था कि दूसरी सील बीस्ट की बिजली की ताकत को सील कर रही थी। ये कहना पड़ेगा कि ये गॉड स्लेइंग चैरियट सेलेस्टियल रेल्म से आया था। बनाने वाले ने कहा कि वो सब बहुत ताकतवर हथियार थे। अगरचे नाम गॉड स्लेइंग मगरूर लगता है, लेकिन इसके साथ सैकड़ों साल गुजारने के बाद, अगरचे वांगलिन इसकी ताकत पर मुकम्मल यकीन नहीं करता था, लेकिन वो 30% यकीन करता था। इस दूसरी सील के लिए वांगलिन की दिलचस्पी बहुत बढ़ गई जब उसे पता चला कि दरिंदे को बिजली की ताकत मिल जाएगी। हवा, बारिश, गरज और बिजली का स्पेल जो ब्लैक टावर के नीचे वाले बूढ़े आदमी ने इस्तेमाल किया था, वो बहुत ताकतवर था। हर बार जब वांगलिन इसके बारे में सोचता, उसका दिल लरस जाता। उस स्पेल का सबसे ताकतवर हिस्सा काली बिजली थी। इसके बगैर उस स्पेल की ताकत बहुत कमजोर हो जाती। वांगलिन दूसरी सील खोलने में पुरएतमाद था। ताहम बिजली का तज्जिया करने के बाद उसे पता चला कि एक बार जब वो दूसरी सील खोलेगा, तो बीस्ट ट्रैप दरिंदे की ताकत की वजह से टूट जाएगा। बीस्ट ट्रैप उसे तूसी के तहत एक कदीम कल्टीवेटर ने उनकी मदद करने के बदले में दिया था। ये चीज़ इन सैकड़ों सालों में वांगलिन के लिए बहुत मददगार रही थी, खास तौर पर जब गॉड स्लेइंग वॉर चैरियट की बात आती थी। इसने वांगलिन को तब भी गॉड स्लेइंग वॉर चैरियट इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जब उसकी कल्टीवेशन लेवल काफ़ी नहीं थी। लेकिन अब जबकि वांगलिन की कल्टीवेशन लेवल बढ़ गई थी और ज़्यादा सील्स खुल गई थीं, ये चीज़ अब स्पिरिट बीस्ट को कंट्रोल करने के काबिल नहीं रही थी। वांगलिन ने कुछ देर सोचा, फिर उसने अपने बैग ऑफ होल्डिंग पर थपकी मारी और बीस्ट ट्रैप उसके सामने उड़ गया। कंगन पर लातादाद कदीम निशान और कदीम जानवरों के नक्शो निगार थे। दरिंदे के पहले बैकलैश से छोड़ी गई चंद बारीक दरारें भी थीं। बीस्ट ट्रैप को देखते हुए वांगलिन की आंखों में हिचकिचाहट दिखाई दी। इस बीस्ट ट्रैप की मदद के बगैर वांगलिन को स्पिरिट बीस्ट को मुकम्मल तौर पर काबू करने के लिए अपनी ताकत इस्तेमाल करनी होगी। उसे बनाने वाले के छोड़े हुए तरीके पर अमल करना होगा ताकि इनहेरिटेंस को मुकम्मल कर सके, वरना ये खजाना बेकार होगा। वांगलिन ने फैसला को नजर दिखाई जब उसने बीस्ट ट्रैप पकड़ा और खड़ा हो गया। वो टावर के अंदर से गायब हो गया और सोल रिफाइनिंग ट्राइब से 5000 किलोमीटर दूर दोबारा नमूदार हुआ। ये जगह एक मैदान थी और मुकम्मल तौर पर वीरान थी। वांगलिन ने कंगन जमीन पर फेंका, फिर एक सील बनाई और इसकी तरफ इशारा किया। कंगन ने काली रोशनी छोड़ी, फिर गॉड स्लेइंग वॉर चैरियट बन गया। खौफनाक वॉर चैरियट जो कांटों से ढका हुआ था, नमूदार हुआ और एक ताकतवर रोशनी छोड़ी। उसी वक्त स्पिरिट बीस्ट नमूदार हुआ। उसका 1000 फुट लंबा जिस्म एक छोटे पहाड़ की तरह था। उसकी सुर्ख आंखों ने नमूदार होते ही वांगलिन को वहशत से घूरा। उसने एक ना झुकने वाली दहाड़ मारी जिसने आसमान और जमीन को हिला दिया। जैसे ही वो दहाड़ा, वो अचानक वांगलिन की तरफ बढ़ा।
ऐसा लगा जैसे कोई छोटा पहाड़ उससे टकरा रहा हो और स्पेस के फटने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। वैंग लिन का एक्सप्रेशन न्यूट्रल था जब उसने लापरवाही से अपने दाएं हाथ को आगे ढकेला। ऐसा लगा जैसे कोई विशाल हाथ आसमान से नाजिल हुआ हो। एक गरजदार दहाड़ के बाद स्पिरिट बीस्ट का बड़ा जिस्म जमीन पर दबा दिया गया। धूल उड़ी और एक दायरे में फैल गई और पूरी जमीन हिली। स्पिरिट बीस्ट ने अपना सर उठाया और उसकी आंखें जद्दोजहद के इरादे से भरी हुई थीं। उसने एक खौफनाक दहाड़ मारी जब उसने वैंग लिन को घूरा और उसका ना झुकने वाला ऑरा फूट पड़ा। वैंग लिन ने पुरसुकून तरीके से स्पिरिट बीस्ट को देखा। उस वक्त का वो स्पिरिट बीस्ट का बिल्कुल मुकाबला नहीं कर सकता था। ताहम अब वो दरिंदे को आसानी से दबा सकता था, इस हद तक कि वो आज़ाद नहीं हो सकता था। उसके दाएं हाथ ने दरिंदे को फासले से नीचे दबा रखा था। वैंग लिन ने अपनी जबान की नोक काटी, फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता आसमान में खींचना शुरू किया और खून का एक निशान आहिस्ता आहिस्ता जमा हो गया। ये निशान गॉड स्लेइंग वॉर चैरियट के बनाने वाले ने छोड़ा था। वहाँ कुल 7 निशानात थे और एक बार जब सातों लग जाए तो ये चैरियट को वाकई एक मालिक को पहचानने की इजाजत देगा। ताहम इन 7 निशानात में से 2 को सिर्फ तब इस्तेमाल किया जाना था जब चौथी सील खुल जाए। खून का निशान मुकम्मल होने के बाद वैंग लिन ने उसे झटका दिया, फिर वो खूनी रोशनी की एक लकीर में बदल गया और सीधा जमीन पर जद्दोजहद करते हुए दरिंदे की तरफ उड़ा। खून का निशान दरिंदे की भौं के दरमियान वाली जगह पर गिरा। स्पिरिट बीस्ट का जिस्म अचानक लर्जा जैसे वो बहुत तकलीफ में हो। उसने एक पागल दहाड़ मारी और जद्दोजहद शुरू कर दी। वैंग लिन की आंखें झिलमिलाईं और उसने अपना दायां हाथ ढीला कर दिया। जिस लम्हे दरिंदे ने अपनी आज़ादी हासिल की, उसने फौरन वैंग लिन को घूरा। उसने दहाड़ों का एक सिलसिला छोड़ा और उसकी आंखों में ना झुकने वाली फितरत और भी मजबूत हो गई। वैंग लिन ने सर्द मेहरी से स्पिरिट बीस्ट को देखा और फिर एक सील बनाई। एक काली रोशनी उसके हाथ की बनाई हुई सील से नमूदार हुई और वो चिल्लाया, पहली सील, खुर्ल। काली रोशनी निशान के साथ बाहर उड़ी और स्पिरिट बीस्ट पर उतरी। कड़कने की आवाज आई और फिर अचानक उसके जिस्म से एक ताकतवर ऑरा निकला। इस लम्हे स्पिरिट बीस्ट खड़ा हो गया। उसने अपना खूनी मुंह खोला जो ऐसा लगता था कि दुनिया को निगल सकता है, और वैंग लिन की तरफ बढ़ा। वैंग लिन का जिस्म नहीं हिला जब उसने अपना दायां हाथ एक बार फिर हिलाया। इसने हवा का एक झोंका पैदा किया जो एक हथेली में बदल गया और दरिंदे की तरफ मारा। एक जोरदार धमाका हुआ जब दरिंदे का बड़ा मुंह टक्कर से टूट गया। दरिंदा फौरन पीछे हटा। जैसे ही वो पीछे हटा, उसका जिस्म काली गैस की लकीरों में बदल गया जो हर तरफ बिखर गईं और पागलों की तरह वैंग लिन की तरफ बढ़ीं। वैंग लिन के दोनों हाथों ने खाली हवा में खींचना शुरू किया और फिर उनमें खून के 2 निशानात नमूदार हुए। इस लम्हे तकरीबन सारी काली रोशनी वैंग लिन के जिस्म में दाखिल हुई और उसकी ओरिजिन सोल की तरफ बढ़ी। वैंग लिन ने एक तंज किया और उसकी आंखों से सुनहरी रोशनी की झलक निकली। ओरिजिन सोल, जाओ। वैंग लिन ने एक दहाड़ मारी और उसकी आंखें धुंधली हो गईं। फिर उसकी ओरिजिन सोल बाहर उड़ी। स्पिरिट बीस्ट को उसकी ओरिजिन सोल ने गर्दन से पकड़ा हुआ था। खून के 2 निशान तेजी से उड़कर आए और वैंग लिन की ओरिजिन सोल के बाएं हाथ ने पकड़ लिए। फिर उसने दोनों निशानात स्पिरिट बीस्ट की भौं के दरमियान दबा दिए। स्पिरिट बीस्ट का जिस्म लर्जा और फिर एक और भी ताकतवर ऑरा बाहर निकला। इस बार वो गैर मुतवक्के तौर पर वैंग लिन की ओरिजिन सोल से आज़ाद होने में कामयाब हो गया। वैंग लिन की ओरिजिन सोल उसके जिस्म में वापस आ गई। उसकी आंखें खुलीं और उसने स्पिरिट बीस्ट को देखा। इस लम्हे वैंग लिन से लातादाद किलोमीटर दूर कहीं फायर डीमन कंट्री और गोल्डन डीमन कंट्री की सरहद पर। ये एक बड़ा पहाड़ी सिलसिला था। एक जहरीली धुंध इस पहाड़ी सिलसिले को साल भर भरती थी। इसलिए ये एक ऐसी जगह थी जिसका इंतजाम कोई डीमन कंट्री नहीं करता था। जहरीली धुंध की गहराई में एक सफ़ेद शहर था। ज्यादा दुरुस्त तौर पर यह सिर्फ एक किला था जो 100 फुट लंबी सफ़ेद पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ था। किले का अंदरूनी हिस्सा एक पुरअसरार एहसास देता था। इस लम्हे एक काला साया तेजी से जहरीली धुंध के अंदर उड़ा। हवा में तैरते हुए काले साये ने एक घुटने पर घुटने टेक दिए और एहतराम से कहा, सलाम अनसेस्टर। मैंने वैंग लिन का ठिकाना ढूंढ लिया है जो 20 साल पहले स्काई डीमन कंट्री के दारुल हुकूमत से गायब हो गया था। काफी देर तक किले से खामोशी रही। फिर एक खौफनाक आवाज बाहर आई। उसकी मौजूदा कल्टीवेशन लेवल क्या है? काला साया थोड़ा हिचकिचाया और कहा, ये इस मातहत को पता नहीं चला क्योंकि इस शख्स को पकड़ने के लिए भेजी गई टीम मारी गई थी, इसलिए कोई खबर वापस नहीं भेजी गई। ताहम इस शख्स को एंशिएंट डीमन के कासिद के तौर पर मुकर्रर किया गया है। एंशिएंट डीमन का कासिद? कोई ऐसा जिस पर इस बूढ़े आदमी ने नजर रखी हो, वो वाकई मामूली नहीं है।
3 यूनिट्स भेजो, एक सेलेस्टियल गार्ड भी साथ लाओ, इस शख्स को जिंदा पकड़ो। काले साये ने तेजी से हुक्म तस्लीम किया और गायब हो गया। किले के अंदर एक छोटा बूढ़ा आदमी बड़बड़ाया, अगर इस वैंग लिन को सही तरह ट्रेन किया जाए तो वो मेरे लिए एक और सेलेस्टियल गार्ड बन सकता है। चाहे उसकी कल्टीवेशन लेवल कितनी ही ऊंची क्यों ना हो, जब तक वो असेंडेंट स्टेज तक नहीं पहुंचा, तब तक सेलेस्टियल गार्ड उसे बिना किसी मसले के पकड़ सकता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।